नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया की बात करने वाले हैं जो आज की हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। ये कहानी है झारखंड की आदिवासी दुनिया की, एक ऐसे समय की जब जमीन सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ और ही थी। जरा सोचिए, क्या हो अगर जमीन को खरीदा या बेचा ही ना जा सके। आज की दुनिया में तो ये सोचना भी अजीब लगता है ना। जहां हर चीज की एक कीमत है, वहां एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना जहां जमीन का कोई बाजार ही नहीं था। लेकिन यकीन मानिए, ये सच है। सदियों तक झारखंड के आदिवासी इलाकों में ठीक ऐसा ही था। जमीन को बेचना या खरीदना मुमकिन ही नहीं था। और ये कोई लिखा पढ़ी वाला कानून नहीं था। नहीं, ये तो उनकी सोच, उनकी परंपरा, उनकी सांसों में बसा हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा था क्यों? इसका जवाब किसी कानून के किताब में नहीं मिलेगा। जवाब छिपा है जमीन के साथ उनके गहरे, बिल्कुल आध्यात्मिक रिश्ते में। चलिए इसी पवित्र नींव को समझते हैं। उनके लिए जमीन थी पवित्र भूमि। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि जमीन सिर्फ मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं थी, वो पूरे समुदाय की जीवन रेखा थी। एक ऐसी शक्ति जो उनकी पहचान, उनकी संस्कृति और उनके होने से, मतलब उनके अस्तित्व से इतनी गहराई से जुड़ी थी कि उसे अलग करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अब चाहे वो मुंडा हो, उरांव हो या संताल, इन सभी जनजातियों के लिए जमीन ही सब कुछ थी। उनकी पहचान, उनकी संस्कृति, उनका धर्म और यहां तक कि उनका होना, उनका अस्तित्व, सब कुछ, हर एक चीज इसी जमीन से जुड़ी हुई थी। अच्छा, तो अब एक और सवाल दिमाग में आता है। अगर कोई कागज, कोई रजिस्ट्री, कोई टाइटल डीड नहीं थी, तो फिर हक कैसे तय होता था? ये पूरा सिस्टम आखिर चलता कैसे था? इसका जवाब छिपा है उनके अलिखित नियमों में। देखिए, उनकी पूरी व्यवस्था 3 मजबूत स्तंभों पर टिकी थी। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, जमीन किसी एक इंसान की नहीं थी, बल्कि पूरे समुदाय की थी। दूसरी बात, जमीन को इस्तेमाल करने का हक परंपरा से मिलता था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता था। और तीसरा स्तंभ, जैसा कि हमने पहले ही बात की, जमीन बाजार में बिकने वाली कोई चीज थी ही नहीं। मतलब जमीन बेचने का ख्याल ही उनके लिए उतना ही अजीब था जितना कोई कहे कि अपनी माँ को बेच दो या अपने इतिहास का कोई हिस्सा बेच दो। ये एक ऐसी सोच थी जो उनके लिए पूरी तरह से अनजान और नामुमकिन थी। ठीक है, तो अगर जमीन किसी एक इंसान की नहीं थी, तो फिर असली सवाल यह है कि उसका मालिक था कौन? ये साझा विरासत आखिर थी किसकी? और इसका जवाब भी बड़ा सीधा और साफ है। मालिकाना हक किसी एक का नहीं, सामूहिक था। मतलब जमीन पूरे कबीले की थी, पूरे वंश की थी या फिर पूरे गांव की थी। ये एक साझा विरासत थी, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं। अब इस पूरे सिस्टम में एक और मजेदार किरदार था, राजा। लेकिन रुकिए, राजा की भूमिका वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी हम आज राजा शब्द सुनकर सोचते हैं। चलिए, इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि उस आदिवासी व्यवस्था में जमींदारी सिस्टम था ही नहीं। मतलब जमीन जोतने वाले और जमीन के बीच में कोई बिचौलिया, कोई जमींदार था ही नहीं। अब इस फर्क को बहुत ध्यान से समझिए। एक तरफ था आदिवासी राजा जो समुदाय से उपहार या नजराना लेता था। ये एक तरह से सम्मान था और इस बात की निशानी कि जमीन तो पूरे समुदाय की ही है। राजा भी उसी समाज का हिस्सा था। वहीं दूसरी तरफ है एक जमींदार जो जमीन इस्तेमाल करने के बदले किराया वसूलता है, क्योंकि वो जमीन पर अपने निजी मालिकाना हक का दावा करता है। तो एक तरफ सम्मान की भेंट है और दूसरी तरफ एक सीधा सीधा सौ। तो इस सब का निचोड़ क्या है? सार ये है कि हम सिर्फ जमीन से जुड़ा एक अलग सिस्टम नहीं देख रहे हैं। नहीं, हम एक पूरी की पूरी अलग सभ्यता को समझ रहे हैं। और ये एक लाइन इस पूरी बात को खूबसूरती से बयां करती है। झारखंड सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है, ये एक आदिवासी सभ्यता है। सोचने का, जीने का और दुनिया को देखने का एक पूरा का पूरा नजरिया, जिसकी बुनियाद जमीन के साथ उसके रिश्ते पर टिकी है। और आखिर में एक सवाल जो हमें एक बहुत गहरे टकराव पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या होता है जब एक ऐसी दुनिया जिसकी बुनियाद पवित्र मिट्टी हो, उसका आमना सामना एक ऐसी दुनिया से होता है जो हर चीज का बाजार में मोल लगाती है? जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा समुदाय जिसकी पूरी जिंदगी, पूरी पहचान सदियों से जमीन से जुड़ी हो, और फिर अचानक बस एक कागज का टुकड़ा आए और सब कुछ बदल कर रख दे। आज हम उसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है जमीन की, अधिकारों की
और एक ऐसे बदलाव की जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे कैसे महज एक कानूनी दस्तावेज एक पूरी की पूरी जीवन शैली को तबाह कर सकता है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, इतिहास में जब भी कोई बड़ी कहानी बदलती है ना, तो उसकी शुरुआत एक खास मोड़ से होती है। हमारी कहानी में भी एक ऐसा ही मोड़ आया, एक खास साल में, जिसने आने वाले कल को हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, वो साल था 1765। बक्सर की लड़ाई खत्म हो चुकी थी और भारत के इतिहास में एक नया पन्ना लिखा जा रहा था। एक ऐसा पन्ना जो आने वाली कई सदियों पर अपना असर छोड़ने वाला था। इसी साल मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार सौंप दिए। अभी दीवानी अधिकार क्या थे? देखिए, आप आसान भाषा में समझें तो ये सिर्फ टैक्स वसूलने का लाइसेंस नहीं था। नहीं, ये तो जमीन और उसके हर एक संसाधन पर कंट्रोल का सीधा सीधा पावर ट्रांसफर था, सीधे कंपनी के हाथों में। और जैसे ही ये पावर हाथ में आई, जमीन को देखने का पूरा नजरिया ही बदल गया। जो जमीन कभी किसी समुदाय की आत्मा हुआ करती थी, वह बस एक चीज, एक कमोडिटी बनकर रह गई। देखिए, सदियों से जमीन को एक सामुदायिक संसाधन माना जाता था, एक मां की तरह जो पूरे समुदाय का पेट भरती थी। लेकिन अंग्रेजों के लिए, उनके लिए ये सब कुछ नहीं था। उनके लिए जमीन सिर्फ एक बिजनेस था, एक कमर्शियल एसेट जिससे बस पैसा बनाना था। उनकी इस पूरी सोच को ना इस एक लाइन में समेटा जा सकता है: जमीन अब सिर्फ कर और मुनाफे का एक साधन थी। मतलब जमीन की जो आत्मा थी, जो उसका सामाजिक और सांस्कृतिक मतलब था, सब भुला दिया गया। तो ठीक है, सोच तो बन गई कि जमीन से सिर्फ पैसा कमाना है, पर इस सोच को जमीन पर उतारने के लिए, इसके लिए तो एक पूरा नया सिस्टम खड़ा करना था, है ना? एक ऐसी मशीनरी जो जमीन पर उनके कंट्रोल को और मजबूत कर दे। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो उन्होंने जमींदार और जागीरदार जैसे बिचौलिए खड़े कर दिए। फिर अपनी अदालतें बनाई, जमीनों की नीलामी शुरू कर दी। और उनका सबसे बड़ा हथियार वो था कागज, लिखित रिकॉर्ड्स। हर चीज को लिखत पढ़त में ले आए ताकि उनका कंट्रोल एकदम पक्का हो जाए। लेकिन इस पूरे नए सिस्टम की जो सबसे भारी, सबसे दर्दनाक कीमत थी, वो चुकाई आदिवासी समुदायों ने, अपनी जमीन खोकर, अपनी पहचान खोकर। इस नए सिस्टम का नतीजा ये हुआ कि जो लोग सदियों से जमीन के मालिक थे, वो अब किराएदार बन गए। हाँ, किराएदार, वो भी अपनी ही जमीन पर। जरा सोचिए इस बात को। जिन जंगलों, जिन खेतों को उनके पुरखों ने सींचा था, अब उसी पर रहने के लिए उन्हें किराया देना पड़ रहा था। और इसी पूरी प्रक्रिया को, इसी भयानक बदलाव को बड़े पैमाने पर भूमि का अलगाव कहा गया। इसका सीधा सा मतलब था कि जमीनें उनके असली, सदियों पुराने मालिकों से छीनकर दूसरों को दी जा रही थीं। तो देखिए, पूरी कहानी की कड़ियां कैसे जुड़ती हैं। दीवानी अधिकारों से एक नई सोच पैदा हुई, उस सोच ने एक नया सिस्टम बनाया, और उस सिस्टम का नतीजा लाखों लोगों का अपनी ही जमीन से बेदखल हो जाना। ये वाकई में विरासत में मिले एक बहुत बड़े नुकसान की कहानी है। और आखिर में ये कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाती है। जब जमीन सिर्फ कागजों पर एक नंबर बनकर रह जाती है, तो असल में हम खोते क्या हैं? शायद हम सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं खोते, बल्कि अपनी जड़ों को, अपनी पहचान को और अपनी संस्कृति के एक बहुत बड़े हिस्से को खो देते हैं। इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये कहानी है भारत में आदिवासी प्रतिरोध की, एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर वो क्या वजह होती हैं, वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जो लोगों को अपने ही वजूद के लिए लड़ने पर मजबूर कर देती हैं? देखिए, कोई भी विद्रोह ना रातों रात नहीं होता। वो तो एक बीज की तरह होता है जो जुल्म और नाइंसाफी की जमीन में धीरे धीरे पनपता है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इसकी जड़ों तक जाना ही होगा। इन विद्रोहों को सही मायनों में समझने के लिए हमें उस उत्पीड़न की गहराई में जाना होगा जिसने इन्हें जन्म दिया। ये कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि सालों से चले आ रहे एक सोचे समझे अन्याय का नतीजा था। तो ये शोषण का एक पूरा चक्र था, एक ऐसा विशिष्ट साइकिल जिसने आदिवासी समुदायों के लिए हालात बिल्कुल असहनीय बना दिए थे। चलिए देखते हैं कि ये चक्र आखिर चलता कैसे था। तो होता ये था कि ये एक बहुत ही बेरहम चक्र था। सबसे पहले उन पर थोपा जाता था भारी भरकम लगान। अब जब वो लगान चुका नहीं पाते थे तो क्या होता था? उन्हें उनकी ही पुश्तैनी जमीन से निकाल बाहर कर दिया जाता था।
जाहिर है बेबस होकर वो कहाँ जाएंगे? महाजनों के पास, ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेने, और बस यहीं से वो एक ऐसे कर्ज के जाल में फंस जाते थे जिससे निकलना नामुमकिन था। और मान लीजिए अगर वो इंसाफ की उम्मीद में अदालत गए भी तो वहां भी उनका शोषण ही होता था। मतलब हर तरफ से रास्ते बंद थे। तो सोचिए, जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, जब सिस्टम ही आपको कुचलने लगे, तो क्या चारा बचता है? लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। शोषण के इसी चक्र ने प्रतिरोध को जन्म दिया, उसे जरूरी बना दिया। और इसी सुनियोजित उत्पीड़न के खिलाफ जो पहली बड़ी और ऑर्गेनाइज्ड आवाज उठी, वो थी कोल विद्रोह। चलिए समझते हैं कि ये चिंगारी आखिर भड़की कैसे। तो ये बात है 1831-32 की। कोल समुदाय उन ताकतों से सीधा टकरा रहा था जो उनकी दुनिया को खत्म करने पर तुली थीं। कौन थे ये लोग? ये थे जमींदार जो उनकी जमीनें छीन रहे थे, ये थे महाजन जो उन्हें कर्ज के जाल में फंसा रहे थे, और इन सब के ऊपर थे ब्रिटिश अधिकारी जो इस पूरे शोषण के सिस्टम को चला रहे थे। अब कहानी में कई दशक आगे चलते हैं। एक और बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली आदिवासी विद्रोह हुआ, जिसे हम सब बिरसा उलगुलान के नाम से जानते हैं, यानी बिरसा मुंडा का महान आंदोलन। ये आंदोलन जो 1895 से 1900 तक चला, इसका स्केल और भी बड़ा था। ये लड़ाई सिर्फ लोकल जमींदारों या महाजनों से नहीं थी। ये लड़ाई थी दिकुओं के खिलाफ, मतलब सभी बाहरी लोगों के खिलाफ जो उनकी जमीन और कल्चर पर कब्जा कर रहे थे। जमीन हड़पने वालों के खिलाफ, मिशनरियों के खिलाफ, और सबसे बड़ी बात, ये पूरे के पूरे ब्रिटिश सिस्टम के खिलाफ एक सीधी चुनौती थी। तो अगर हम इन दोनों विद्रोहों को साथ में देखें तो एक साफ इवोल्यूशन दिखता है। कोल विद्रोह का निशाना कौन था? ज्यादातर स्थानीय शोषक, मतलब जमींदार और महाजन। वहीं बिरसा उलगुलान ने लड़ाई का दायरा बहुत बड़ा कर दिया। उन्होंने दिकुओं और पूरे ब्रिटिश सिस्टम को अपना दुश्मन माना। तो हम देख सकते हैं कि वक्त के साथ ये जो प्रतिरोध था, ये और बड़ा और एम्बिशियस होता चला गया। और इन सभी संघर्षों के दिल में, इनके केंद्र में एक बहुत ही पावरफुल नारा था, एक ऐसी मांग जो उनकी हर लड़ाई, हर उम्मीद का सार थी। वो नारा था अबुआ दिसुम अबुआ राज। और इसका मतलब क्या है? सीधा और साफ, हमारी धरती, हमारा राज। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उनकी पहचान का ऐलान था। ये अपनी जमीन, अपने जंगल, अपनी जिंदगी पर खुद के शासन की, सेल्फ रूल की एक जोरदार मांग थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इन विद्रोहों का, इन कुर्बानियों का कोई असर हुआ? क्या उनकी लड़ाई कामयाब हुई? हाँ, बिल्कुल। उनके प्रतिरोध ने प्रशासन को झुकने पर और सुधार करने पर मजबूर कर दिया। उनकी आवाज को अनसुना नहीं किया जा सका। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक ठोस जीत थी जिसे उन्होंने लड़कर हासिल किया था। इन्हीं विद्रोहों के दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार को कानून बनाने पड़े, ऐसे कानून जो आदिवासियों के जमीन पर अधिकारों को मानते थे, भले ही शुरू में ये सिर्फ कागज पर हो। ये इस बात का एक पावरफुल रिमाइंडर है कि जब लोग एक साथ मिलकर लड़ते हैं तो बदलाव आता है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ी गई ये लड़ाई, सेल्फ डिटर्मिनेशन की ये विरासत, आज के समय में इसका क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही जरूरी है, उतना ही रिलेवेंट है। आज हम बात करेंगे 19वीं सदी के एक बहुत ही अनोखे कानून की। एक ऐसा कानून जिसने औपनिवेशिक शासन का, मतलब कॉलोनियल रूल का पूरा रुख ही मोड़ दिया। जी हाँ, ये कहानी है विल्किंसन के कानून की। ये एक ऐसा कदम था ना जो उस दौर के हिसाब से आप सोच भी नहीं सकते कितना अलग था। तो चलिए इसी दिलचस्प कानून की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरा सोचिए, आप एक ही कानून को दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं पर कैसे लागू कर सकते हैं। एक तरफ है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ लीगल सिस्टम, और दूसरी तरफ एक ऐसा समाज जो सदियों से अपनी परंपराओं, अपने रीति रिवाजों के हिसाब से जीता आया है। यही वो बहुत बड़ी पहेली थी जो भारत के आदिवासी इलाकों में ब्रिटिश प्रशासन के सामने खड़ी थी, और इसी चुनौती ने उन्हें अपनी पूरी की पूरी पॉलिसी पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रॉब्लम असल में थी क्या। देखिए, ये सिर्फ दो अलग अलग कानूनों की बात नहीं थी, ये तो दो अलग अलग जीने के तरीकों की सीधी सीधी टक्कर थी, जहां एक सिस्टम दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहा था।
मतलब ये दोनों सिस्टम एक दूसरे से एकदम अलग थे, बिल्कुल ऑपोजिट। एक तरफ था ब्रिटिश कानून, बिल्कुल फॉर्मल, लिखा हुआ और हर जगह एक जैसा, और दूसरी तरफ था आदिवासी समाज, जो अपने कस्टमरी लॉ यानी प्रथागत कानूनों पर चलता था। ये कानून लिखे हुए नहीं थे, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी बातों बातों में आगे बढ़ते थे और कम्युनिटी की जड़ों में बहुत गहरे बसे हुए थे। तो कह सकते हैं कि एक सिस्टम कागज पर चलता था और दूसरा भरोसे और परंपरा पर। अब जब दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकराएंगी तो क्या होगा? नतीजा अच्छा नहीं निकला। विद्रोह होने लगे, अशांति फैलने लगी। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। ब्रिटिश प्रशासन को आखिरकार ये मानना पड़ा कि उनका तरीका काम नहीं कर रहा है। और सोचिए ये कितनी बड़ी बात थी। एक इतनी बड़ी इंपीरियल पावर ये मान रही थी कि उसका अपना बनाया हुआ सिस्टम एक खास समाज के लिए बिल्कुल फिट नहीं है। इसी एहसास ने आने वाले समय की नीतियों की नींव रखी। और यही वो एहसास था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मामूली सा वाक्य नहीं है। सामान्य ब्रिटिश कानून आदिवासी समाज में काम नहीं करता। ये एक ऑफिशियल कन्फेशन था। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि एक नई पॉलिसी का फाउंडेशन था। यहीं से ये समझ शुरू हुई कि हर समाज के लिए एक ही जैसा सॉल्यूशन काम नहीं कर सकता। तो इस एहसास के बाद हुआ क्या? इससे निकला एक सॉल्यूशन, एक ऐसा कानून जिसे खास तौर पर इस गैप को भरने के लिए बनाया गया था। और यही था विल्किंसन का कानून, जिसने गवर्नेंस के लिए एक बिल्कुल नया और प्रैक्टिकल नजरिया सामने रखा। तो ये विल्किंसन का कानून आखिर था क्या? देखिए, साल 1834 में आया ये कानून एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था। इसका मकसद सिर्फ कानून बदलना नहीं था, बल्कि गवर्नेंस का पूरा नजरिया ही बदल देना था। मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाना जो आदिवासी समाजों के लिए कोई बाहरी या अजीब चीज ना हो, बल्कि उनकी अपनी परंपराओं और उनके सोशल स्ट्रक्चर से मेल खाता हो। तो इस कानून ने असल में किया क्या? इसने 3 बहुत जरूरी काम किए। पहला, इसने आदिवासी समाज के जो अपने कस्टमरी लॉज थे उनको लीगल रिकॉग्निशन दिया, मतलब कानूनी मान्यता दी। दूसरा, इसने उनकी सामाजिक परंपराओं का सम्मान किया। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, इसने उन्हें अपने मामले खुद संभालने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी यानी प्रशासनिक स्वायत्तता दी। अच्छा, थ्योरी तो हो गई। अब देखते हैं कि ये कानून जमीन पर असल में लागू कैसे हुआ। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें कोल्हान सरकार के बनने में मिलता है। ये एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट था, जिसने ये दिखाया कि ये नया अप्रोच असल में काम कर भी सकता है या नहीं। तो कानून आने के 3 साल बाद 1837 में थॉमस विल्किंसन ने, जी हाँ, वही जिनके नाम पर यह कानून था, हो जनजाति के इलाके के लिए एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया और इसी को नाम दिया गया कोल्हान सरकार। ये विल्किंसन लॉ का एक डायरेक्ट और बहुत ही सॉलिड रिजल्ट था। तो ये कोल्हान सिस्टम काम कैसे करता था? देखिए, ओवरऑल कंट्रोल तो ब्रिटिशर्स का ही था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी बदलाव था। सिस्टम से जमींदारों जैसे बिचौलियों को हटा दिया गया, जो अक्सर शोषण की वजह बनते थे। और सबसे जरूरी बात, आदिवासी मुखियाओं के अधिकार की इज्जत की गई और उन्हें लोकल लेवल पर शासन करने का हक दिया गया। तो फिर इस पूरे एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या निकला? इसकी अहमियत क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक पुराने कानून की कहानी नहीं है। इसकी एक बहुत गहरी लेगेसी है, एक विरासत है, जो हमें आज भी गवर्नेंस के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये है, विल्किंसन का कानून एक बहुत बड़े आइडियोलॉजिकल शिफ्ट का सिंबल था। ये उस वन साइज फिट्स ऑल वाली पॉलिसी से हटने जैसा था। ये एक ऐसे अप्रोच की तरफ कदम था जो लोकल कल्चर, परंपरा और कॉन्टेक्स्ट को वैल्यू देता था। और ये इस बात का सबूत था कि कामयाब शासन के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि समझ और हालात के हिसाब से ढलने की काबिलियत भी उतनी ही जरूरी है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। 19वीं सदी के इस एक्सपेरिमेंट से जो सबक मिले, वो आज की दुनिया में गवर्नेंस के लिए कितने रेलेवेंट हैं, खास तौर पर जब हम इतनी अलग अलग कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं। लोकल ऑटोनॉमी और कल्चरल रिस्पेक्ट के बीच एक बैलेंस बनाने की ये जो कोशिश थी, क्या वो आज भी उतनी ही ज़रूरी नहीं है जितनी तब थी? इस पर सोचेगा ज़रूर। हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने भारत में ज़मीन के मालिकाना हक की पूरी तस्वीर ही बदल दी। ये कहानी है ब्रिटिश सर्वे और बंदोबस्त प्रक्रिया की। देखिए, ये सिर्फ कोई कानून नहीं था, ये एक पूरा सिस्टम था जिसने ज़मीन के साथ हमारे रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए एक नई शक्ल दे दी। अंग्रेजों के लिए मामला बिल्कुल सीधा था।
उनका मानना था कि अगर जमीन का सर्वे नहीं होगा तो उस पर नियंत्रण भी नहीं होगा, और अगर नियंत्रण नहीं होगा तो कमाई यानी कि राजस्व की कोई गारंटी नहीं होगी। बस यही एक सोच थी जिसने कॉलोनियल हिस्ट्री के सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोजेक्ट्स में से एक को जन्म दिया। अच्छा, तो चलिए इस समस्या को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अंग्रेजों के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी, वो ये कि जब तक ये ठीक ठीक पता ही ना हो कि कौन सी जमीन किसकी है और कितनी है, तब तक लगान वसूलने का एक पक्का भरोसेमंद सिस्टम कैसे बनाया जा सकता है, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इसका हल क्या निकाला गया? हल भी उतना ही बड़ा था जितनी बड़ी समस्या थी। उन्होंने तय किया कि वो हिंदुस्तान के हर एक खेत, हर एक जमीन के टुकड़े को नापेंगे, उसका नक्शा बनाएंगे और उसे सरकारी कागजों में दर्ज करेंगे। मतलब पूरे देश की जमीन पर एक तरह का कंट्रोल स्थापित करने का ये एक सोचा समझा प्लान था। अब देखिए, ये कोई छोटा मोटा काम तो था नहीं। इतने बड़े काम को करने के लिए अंग्रेजों ने एक बहुत ही मेथोडिकल, एक 3 स्टेप वाला सर्वे सिस्टम तैयार किया। उन्होंने इस पूरी मुश्किल को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटा और फिर एक एक करके उसे हल किया। और ये 3 कदम थे: ट्रैवर्स सर्वे, थगबस सर्वे और सबसे आखिर में कैडेस्ट्रल सर्वे। ये तीनों ही इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ की हड्डी थे। चलिए एक एक करके जानते हैं कि इनका मतलब क्या था। तो सबसे पहला कदम था ट्रैवर्स सर्वे। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी बड़ी बिल्डिंग का ढांचा या फाउंडेशन तैयार करना। ये एक टेक्निकल सर्वे था जिसमें बड़े बड़े रेफरेंस पॉइंट्स तय किए जाते थे, जो पूरे इलाके के नक्शे का एक बाहरी खाका तैयार करता था। अब जब ढांचा तैयार हो गया तो बारी आई उसमें डिटेल्स भरने की। ये काम हुआ थकबस्त सर्वे में। इसमें गांवों की और खेतों की सीमाओं को तय किया गया। मतलब अब उस बड़े ढांचे के अंदर छोटी छोटी लकीरें खींची जा रही थीं, जो बताती थीं कि कौन सी जमीन कहाँ खत्म हो रही है और कहाँ से शुरू। लेकिन अब आता है वो हिस्सा, वो कदम जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। ये था इस पूरी प्रक्रिया का सबसे जरूरी और क्रांतिकारी चरण, कैडेस्ट्रल सर्वे। यहीं पर इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा इनोवेशन सामने आता है। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर जमीन, उसके मालिक और उस जमीन के नक्शे को एक साथ सरकारी तौर पर जोड़ा गया। हर खेत को नापा गया, उसका एक अलग नक्शा बना और उस पर मालिक का नाम आधिकारिक तौर पर लिख दिया गया। तो इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है कि कैडेस्ट्रल सर्वे ही असली गेम चेंजर था। ये सिर्फ जमीन का नक्शा नहीं था, ये जमीन पर मालिकाना हक का एक पक्का सरकारी रिकॉर्ड था। तो सवाल उठता है कि ये इतना खास क्यों था? देखिए, इसके 3 बड़े कारण थे। पहला, हर खेत की फील्ड बाय फील्ड मैपिंग हुई। दूसरा, पहली बार मालिकाना हक को कागज पर लिखा गया। और तीसरा, हर जमीन के टुकड़े का अपना एक यूनिक नक्शा था। इन तीनों चीजों ने मिलकर इसे बहुत पावरफुल बना दी। तो सर्वे का काम तो हो गया, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब वक्त था इस सर्वे से मिली जानकारी को एक आधिकारिक रूप देने का, यानी सेटलमेंट और रिकॉर्ड कीपिंग का। और इस आखिरी पड़ाव को पूरा किया गया 1902 से 1910 के बीच। इसे मौजावार सर्वे का नाम दिया गया, जिसमें गांव के हिसाब से सेटलमेंट को फाइनलाइज किया गया। यहीं पर सर्वे के काम को कानूनी जामा पहनाया गया। इस पूरी मेहनत का, इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा क्या निकला? वो निकले कागज के कुछ दस्तावेज, जिन्हें हम आज भूमि अभिलेख या लैंड रिकॉर्ड्स कहते हैं। ये वही कागज हैं जो आज भी जमीन के मालिकाना हक का आधार बने हुए हैं। इसमें 2 तरह के दस्तावेज बहुत जरूरी थे, खेवट और खतियान। खेवट तो समझ लीजिए सरकार का अपना हिसाब किताब था कि लगान किससे लेना है। लेकिन असली चीज थी खतियान। ये था रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, यानी अधिकारों का दस्तावेज। यही वो कानूनी सबूत था जो बताता था कि असल में जमीन का मालिक कौन है। और बस यही था असली गेम चेंजर। खतियान ही वो दस्तावेज बन गया जो जमीन के मालिकाना हक की आखिरी सच्चाई थी। एक ऐसा कानूनी रिकॉर्ड जो इससे पहले कभी था ही नहीं। अब जमीन पर हक किसी की कही सुनी बात से नहीं, बल्कि इस सरकारी कागज से तय होने लगा। तो अंत में ये एक सवाल जरूर मन में आता है ना, कि कैसे 100 साल से भी ज्यादा पहले बनाई गई एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आज भी हमारी जमीन, हमारी संपत्ति और विरासत से जुड़े मामलों को सीधे सीधे कंट्रोल करती है। इस ऐतिहासिक प्रक्रिया की जड़ें आज भी हमारे समाज में बहुत गहरी हैं।
बात करते हैं झारखंड के उन भूमि कानूनों की जिन्होंने, आप कह सकते हैं, उस पूरे क्षेत्र की तकदीर ही लिख दी। और सिर्फ तकदीर ही नहीं, बल्कि वहां के आदिवासी समुदायों की पहचान को भी एक आकार दिया। देखिए, ये सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं है, नहीं, ये तो संघर्ष, पहचान और अधिकारों की एक बहुत लंबी कहानी है। तो चलिए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर किसी कानून को मैग्ना कार्टा बनाता क्या है? देखिए, मैग्ना कार्टा का सीधा सा मतलब है एक महान चार्टर। मतलब एक ऐसा दस्तावेज जो सिर्फ कानून की किताब में न रह जाए, बल्कि अधिकारों की एक पक्की गारंटी बन जाए। तो सवाल यही उठता है कि झारखंड के ये भूमि कानून वहां के लोगों के लिए मैग्ना कार्टा कैसे बन गए? और इस सवाल का जवाब हमें सीधा इतिहास के पन्नों में ले जाएगा। तो कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब कोई औपचारिक कानून था ही नहीं, लेकिन एक गहरा संघर्ष वो चल रहा था। सोचिए, एक तरफ थी सदियों पुरानी परंपराएं और दूसरी तरफ एक ऐसा नया दौर आ रहा था जो इन परंपराओं को जैसे मिटाई देना चाहता था। और यहाँ पर ना दो दुनियाओं का टकराव एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ आदिवासी समुदायों की अपनी जमीन की व्यवस्था थी। ये सब पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं और आपसी समझ पर आधारित थी। लेकिन जैसे ही बाहरी व्यवस्था आई तो इन अलिखित नियमों की कोई कानूनी वैल्यू ही नहीं बची। और इसका नतीजा क्या हुआ? बड़े पैमाने पर शोषण और जमींदारों की ताकत का बेहिसाब बढ़ना। अच्छा, जब ये उथल-पुथल इतनी बढ़ गई तो सरकार ने भी सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने पहली बार एक सिस्टम बनाने और थोड़ी बहुत कानूनी सुरक्षा देने की कोशिश की। हाँ, ये बस शुरुआती कदम थे, लेकिन इतिहास के लिहाज से देखें तो बहुत बहुत जरूरी थे। और इस बदलाव की शुरुआत हुई 1862 के भुयारी सर्वे से। ये सर्वे एक तरह से गेम चेंजर साबित हुआ। क्यों? क्योंकि ये पहली बार था जब सरकार ने आदिवासी जमीन को फॉर्मली पहचानने और उसे बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाया था। असल में इसी सर्वे ने आगे बनने वाले सभी कानूनों की नींव रखी। तो यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि देखिए, ये कानून कोई परफेक्ट नहीं था, बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी ये एक मील का पत्थर था, एक लैंडमार्क। ये आदिवासी भूमि व्यवस्था को कानूनी तौर पर मान्यता देने और काश्तकारों को, मतलब जो खेती करते थे, उनको बचाने का पहला सीरियस अटेम्प्ट था। और इसने भविष्य के लिए एक रास्ता तैयार कर दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में इन शुरुआती कानूनों से शोषण पूरी तरह रुका नहीं। और जब ऐसा हुआ तो पूरे इलाके में जबरदस्त गुस्सा, एक असंतोष फैल गया। और इसी असंतोष की आग से एक ऐतिहासिक आंदोलन ने जन्म लिया। तो ये जो सारे स्टेप्स हैं, ये एक बिल्कुल साफ कहानी बताते हैं। हुआ क्या कि जब मौजूदा कानून लोगों को नहीं बचा पाए तो जाहिर है जमीन पर गुस्सा बढ़ा। इस गुस्से को, इस असंतोष को आवाज दी बिरसा मुंडा के आंदोलन ने। और फिर इसी विद्रोह की आग से एक मांग उठी, एक ऐसे कानून की जो वाकई में व्यापक हो, मजबूत हो। और बस यहीं पर यह कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। साल 1908 में बना छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जिसे हम सब CNT एक्ट के नाम से जानते हैं, ये कोई मामूली कानून नहीं था। नहीं, ये एक पूरी क्रांति का नतीजा था। जानते हैं इतिहासकार और एक्सपर्ट्स इसे क्या कहते हैं? झारखंड का आदिवासी मैग्ना कार्टा। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये जो टाइटल है ना, ये इस दस्तावेज के गहरे ऐतिहासिक महत्व को बताता है। एक ऐसा कानून जिसने आदिवासी अधिकारों को सबसे ऊपर रखा, एकदम सेंटर। तो इस कानून के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, 3 बड़े लक्ष्य। पहला, आदिवासी जमीन को किसी भी हाल में गैर आदिवासियों को बेचे जाने से रोकना। दूसरा, जो पारंपरिक सिस्टम थे जैसे खुनकट्टी, उनकी रक्षा करना। खुनकट्टी मतलब जहां पूरा का पूरा समुदाय मिलकर जमीन का मालिक होता है। और तीसरा, खतियान बनाना, यानी हर किसी के जमीनी हक का एक पक्का सरकारी रिकॉर्ड तैयार करना। तो सवाल ये है कि ये कानून इतना पावरफुल था क्यों? पहली बात, इसमें साफ साफ लिखा था कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को नहीं बेची जा सकती, फुल स्टॉप। दूसरी बात, अगर किसी की जमीन गैर कानूनी तरीके से हड़प ली गई है तो उसे वापस पाने का अधिकार था। और सबसे बड़ी बात, इसे हमारे संविधान की 9वीं अनुसूची यानी 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बदलाव करना लगभग नामुमकिन हो। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। CNT एक्ट जो था वो पूरे इलाके के लिए एक वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन नहीं था। एक खास इलाका ऐसा भी था जहां एक अलग और इससे भी ज्यादा सख्त कानून की जरूरत थी।
हम बात कर रहे हैं संथाल परगना क्षेत्र की। देखिए, वहां का जो सामाजिक ढांचा था, जो रीति रिवाज थे, वो छोटा नागपुर से काफी अलग थे। इसलिए वहां के लिए एक बिल्कुल अलग अप्रोच की जरूरत थी, एक ऐसा कानून जो खास तौर पर उनकी अनूठी परंपराओं को बचा सके। और जब हम इन दोनों कानूनों को साथ में रखकर देखते हैं न, तो एक बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। 1949 का संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम यानी एसपीटी एक्ट, वो सीएनटी एक्ट से भी ज्यादा सख्त था। इसका बस एक ही मकसद था कि बाहरी लोगों को जमीन ट्रांसफर होने की कोई गुंजाइश ही न बचे, जीरो, और उस इलाके की जो अनूठी परंपराएं हैं उन्हें हर कीमत पर बचाया जा सके। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं आजादी के बाद के दौर में। यहाँ एक और बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, और अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये जो पुराने प्रोटेक्टिव शील्ड्स थे, ये सुरक्षा कवच, ये इस नए सिस्टम में कैसे फिट होंगे। साल 1950 में आया बिहार भूमि सुधार अधिनियम। ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसका मकसद क्या था? पूरे राज्य से सदियों पुरानी जमींदारी प्रथा को जड़ से खत्म करना और जमीन पर असली हक उसे देना जो असल में उस पर खेती करता है, जो उसका असली खेतीहर है। और यहाँ आती है सबसे जरूरी बात। भले ही पूरा का पूरा जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया, लेकिन सीएनटी और एसपीटी एक्ट्स उन्हें वैसे का वैसा ही रखा गया। वो आदिवासी जमीन के लिए एक स्पेशल प्रोटेक्टिव शील्ड बने रहे। और ये बात क्या साबित करती है? यही कि इन कानूनों का महत्व सिर्फ जमींदारी खत्म करने तक नहीं था, बल्कि इनका सीधा रिश्ता आदिवासी पहचान को बचाने से। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, ये 100 साल से भी ज्यादा पुराने कानून आज भी इतने रेलेवेंट क्यों हैं? देखिए, ये सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं है, ये आज भी इसी वक्त झारखंड के आदिवासी समुदायों के भविष्य को, उनकी पहचान को और उनके अधिकारों को डिफाइन करते हैं। ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी जिंदा है। पता है, कुछ शब्द वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो तो पूरे के पूरे समुदायों के लिए कानून और इतिहास की नींव होते हैं। तो चलिए आज हम आदिवासी भूमि अधिकारों को समझने के लिए कुछ ऐसे ही शब्दों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सच में हो सकता है? मतलब सिर्फ एक शब्द ये कैसे तय कर सकता है कि जमीन का असली मालिक कौन है? देखिए, इसका जवाब छिपा है आदिवासी न्याय शास्त्र में। यहां पे क्या है ना कि ये पुराने शब्द सिर्फ इतिहास का कोई पन्ना नहीं है। अरे नहीं, ये तो आज के अधिकारों और कानून की असली चाबी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन बुनियादी कॉन्सेप्ट्स की जो जमीन पर सबसे पहले बसे लोगों यानी मूल निवासियों के अधिकारों से जुड़े हैं। यहां पर दो बहुत जरूरी शब्द सामने आते हैं, एक है खुंडकट्टी और दूसरा है भुइयारी। अब ये दोनों ही उन पहले लोगों से जुड़े हैं जिन्होंने जमीन को रहने लायक बनाया, पर दोनों के बीच एक बहुत बारीक सा फर्क है। तो पहले ये समझते हैं कि खुंडकट्टी आखिर है क्या। ये उन लोगों के वंशजों का अधिकार है जिन्होंने सबसे पहले, अब सोचिए, जंगलों को साफ किया और उसे रहने और खेती करने लायक बनाया। ये एक तरह से उस पहली मेहनत का सम्मान है जिससे एक पूरा का पूरा गांव बसा। और इसकी कुछ खासियतें भी हैं जो बहुत ही अनोखी हैं। देखिए, खुंडकट्टी जमीन किसी एक इंसान की नहीं होती, ये पूरे समुदाय की होती है। इसे बेचा भी नहीं जा सकता, जो इसे मार्केट के उतार चढ़ाव से पूरी तरह सुरक्षित रखता है। और सबसे बड़ी बात, इसे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी सीएनटी एक्ट 1908 के तहत कानूनी सुरक्षा मिली हुई है। ये वो कानून है जो आज भी जमीन के झगड़ों में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। अच्छा, खुंडकट्टी के बाद अब बात करते हैं भुइयारी की। ये शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जिन्हें गांव का ओरिजिनल सॉइल होल्डर या कहिए मूल भूमि धारक माना जाता है। इसका लेना देना जंगल साफ करने से उतना नहीं है जितना उस मिट्टी पर पहले से मौजूद अधिकार से है। चलिए अब एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग पहलू देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जमीन पर अधिकार किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि समुदाय में उसकी भूमिका, उसके पद से जुड़ा होता है। इस तरह की जमीन को कहते हैं मझियास भूमि। ये जमीन किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि गांव के मुखिया के पद की होती है। मतलब जो भी व्यक्ति उस पद पर बैठेगा, उसे इस जमीन को इस्तेमाल करने का अधिकार मिलेगा। ये एक तरह से उस पद की गरिमा और उसकी जिम्मेदारियों को सपोर्ट करने का तरीका है। अब सवाल ये उठता है कि इन सब पुराने गहरे अधिकारों को कानूनी तौर पर रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। तो भाई यहीं पर आते हैं सरकारी दस्तावेज यानी ऑफिशियल पेपर्स। इनमें सबसे जरूरी दस्तावेज है खतियान। आप इसे जमीन का ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड समझ लीजिए। इसमें सब कुछ लिखा होता है,
कि मालिक कौन है, जमीन कितनी बड़ी है और उस पे किस किस तरह के अधिकार हैं, सब कुछ। और ये इतना ज्यादा जरूरी है कि किसी भी कानूनी लड़ाई में इसे भूमि मुकदमेबाजी की रीढ़ कहा जाता है। सच तो यह है कि कोर्ट कचहरी में इसके बिना जमीन पर अपना हक साबित करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। खतियान के साथ साथ एक और जरूरी डॉक्यूमेंट होता है, खेवट। अब अगर खतियान अधिकारों का दस्तावेज है तो खेवट को आप रेवेन्यू या लगान का हिसाब किताब रखने वाला रजिस्टर मान सकते हैं। ये सरकार के लिए एक तरह का फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है। इन दोनों के बीच कंफ्यूज होना बहुत आसान है, पर फर्क बिल्कुल सीधा सा है। ऐसे समझिए, खतियान जमीन का बर्थ सर्टिफिकेट है जो बताता है कि उसके अधिकार क्या हैं, और खेवट वो गांव का टैक्स लेजर है जो फाइनेंशियल हिसाब किताब को रिकॉर्ड करता है। तो हमने इन सभी पुराने शब्दों को तो समझ लिया, लेकिन सवाल ये है कि आज की दुनिया में, आज के जमाने में ये शब्द इतने मायने क्यों रखते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये शब्द सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं हैं। नहीं, ये आज भी एक्टिव लीगल कॉन्सेप्ट्स हैं। जमीन से जुड़े झगड़ों को सुलझाने और आदिवासी समुदायों के हक की हिफाजत करने के लिए इनकी समझ होना जरूरी ही चाहिए। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां हर चीज ऑनलाइन है, हम उस विरासत का सम्मान कैसे करें जो कागजों पर नहीं बल्कि सीधे जमीन पर लिखी गई है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसा कानून लेकर आए हैं जो सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक पूरी संस्कृति को बचाने की एक तरह की जंग थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 की। चलिए इसकी कहानी को जरा करीब से समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, आप किसी परंपरा को कागज पर कैसे उतारेंगे। सोचिए जरा, कोई ऐसी रीत जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हो, उसे कानूनी शब्दों में बांधना कैसे मुमकिन है। और देखिए, यही इस एक्ट की सबसे बड़ी चुनौती थी और शायद सबसे बड़ी कामयाबी भी। तो सवाल उठता है कि भाई, इस कानून को लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। आखिर ऐसा क्या हो रहा था। इसे समझने के लिए चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, 1869 से पहले के छोटा नागपुर में। उस दौर में जब एक सदियों पुरानी व्यवस्था धीरे धीरे बिखर रही थी। देखिए, यहां जमीन का मतलब सिर्फ एक टुकड़ा नहीं था। ये कोई कागजी जमींदारी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। यहां तो जमीन का रिश्ता खून और पसीने से था, इतिहास और विरासत से जुड़ा था। मतलब जिस परिवार ने जंगल साफ किया, गांव बसाया, जमीन पीढ़ियों तक उसी की मानी जाती थी। एक सीधी साधी लेकिन बहुत गहरी व्यवस्था थी। लेकिन इस सीधी सादी व्यवस्था पर कह सकते हैं कि दो तरफ से हमला हो रहा था। एक तरफ लोगों की जमीनों को गलत तरीकों से छीना जा रहा था और दूसरी तरफ उनकी पुरखों की जमीन पर बाहरी लोग आकर कब्जा कर रहे थे। मतलब मामला सिर्फ जमीन का नहीं था, एक पूरी की पूरी जीवन शैली ही दांव पर लग गई थी। अब जब किसी परंपरा पर ऐसा हमला हो रहा हो तो उसे बचाने के लिए एक मजबूत ढाल तो चाहिए ही, है ना। और इस केस में वो ढाल बना एक कानून, एक ऐसा कानून जिसने इस पूरी व्यवस्था को बचाने का बीड़ा उठाया। और उस कानूनी ढाल का नाम था द छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट 1869। ये सिर्फ एक एक्ट का नाम नहीं था, ये उस संकट का एक ऑफिशियल जवाब था। कह सकते हैं कि ये परंपरा को कानून की स्याही से हमेशा के लिए अमर कर देने की एक कोशिश थी। इस कानून का मिशन बिल्कुल साफ था, एकदम क्लियर, और इसे हम 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, जो पुराने अधिकार हैं उनकी पहचान करो। स्टेप 2, उनका एक पक्का ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाओ। स्टेप 3, जिनके ये अधिकार हैं उन्हें प्रोटेक्ट करो, उनकी रक्षा करो। और स्टेप 4, जिनकी जमीनें गलती से या धोखे से छीन ली गई हैं उन्हें वो वापस दिलाओ। कितना सीधा और पावरफुल प्लान था। तो इस कानून की सबसे दिलचस्प बात क्या थी? इसका काम करने का तरीका। इसका मूल सिद्धांत बहुत ही सिंपल लेकिन गहरा था कि अगर किसी चीज को बचाना है तो सबसे पहले उसे डिफाइन करना होगा, उसे परिभाषित करना होगा। ये लाइन सीधे एक्ट के मकसद से ली गई है और ये इसकी पूरी कहानी कह देती है। क्या है? परिभाषित करना, रिकॉर्ड करना और संरक्षित करना। डिफाइन, रिकॉर्ड एंड प्रोटेक्ट, बस यही इसका मूल मंत्र था। इसको ना ऐसे समझिए जैसे सरकार ने जमीनी हक की एक ऑफिशियल डिक्शनरी ही बना दी हो, एक शब्दकोश जिसमें हर तरह की जमीन और उस पर किसका क्या हक है इसका मतलब साफ साफ लिख दिया गया, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और कोई किसी का शोषण ना कर सके। तो चलिए अब इस अनोखी डिक्शनरी के कुछ पन्ने पलटते हैं,
देखते हैं कि इसमें जमीनों को क्या-क्या नाम दिए गए और उनका मतलब क्या था। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी शब्द है भुइयरी। ये वो जमीन थी जो सीधे उन लोगों के वंशजों के पास थी जिन्होंने गांव बसाया था। मतलब ये जमीन उस गांव की नींव थी, एक तरह से उसका जीता जागता ऐतिहासिक सबूत। इसके बाद एक और टर्म आता है मांझिहास। ये वो जमीन थी जो गांव के जो प्रोप्राइटर या मालिक होते थे उनके अपने इस्तेमाल के लिए रिजर्व रखी जाती थी। तो इससे गांव की जो बनावट थी उसमें एक और लेयर जुड़ गई। और देखिए, कहानी सिर्फ इन दो तरह की जमीनों पर खत्म नहीं होती। लिस्ट लंबी है, जैसे कि हम यहां देख सकते हैं। भेंट खेत, दल्ली कटारी, पहनाई, महतोई, हर जमीन का एक नाम था और हर नाम के पीछे एक मकसद था। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये तो गांव के पूरे सोशल स्ट्रक्चर का, उसके ताने बाने का एक जीता जागता नक्शा था जिसे कानून की शक्ल दे दी गई थी। और यहीं पे एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ध्यान से देखें तो पता चलता है कि ये कानून सिर्फ जमीन के बारे में नहीं था, ये उस समुदाय में लोगों की भूमिकाओं, उनके रोल्स के बारे में भी था। मिसाल के तौर पर पहनाई जमीन, ये किसके लिए थी? गांव के पुजारी यानी पहान के लिए, जो गांव का आध्यात्मिक केंद्र थे। और दूसरी तरफ महतोई जमीन, ये थी गांव के मुखिया यानी महतो के लिए, जो गांव का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। जरा सोचिए, ये कानून असल में गांव की आत्मा को, उसके सोशल पिलर्स को कानूनी मान्यता दे रहा था। कमाल की बात। तो अब हम इस पूरी चर्चा के आखिर में पहुंच रहे हैं। हमने ये तो देख लिया कि ये कानून क्या था और ये कैसे काम करता था, पर अब असली सवाल पर आते हैं कि इसका असली महत्व क्या था, इसकी विरासत क्या है। और इसका सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि ये एक्ट सिर्फ जमीन के झगड़े निपटाने वाला कोई आम कानून नहीं था। नहीं, ये एक संस्कृति को, एक पूरे समुदाय की जीवन शैली को बचाने का एक जरिया था। और ये हुआ कैसे? ये हुआ उस समाज की नींव को प्रोटेक्ट करके, यानी उसकी जमीन और उसमें लोगों की भूमिकाओं को कानूनी रूप से सहेज कर। तो अगली बार जब भी भूमि अधिकारों की बात हो तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि जब हम जमीन के एक टुकड़े की रक्षा करते हैं तो क्या हम सिर्फ मिट्टी बचा रहे होते हैं, या फिर उसके साथ जुड़ी पीढ़ियों की विरासत, उनकी पहचान और उनकी पूरी की पूरी संस्कृति को भी बचा रहे होते हैं? इस सवाल पर सोचने के लिए आपको छोड़ते हैं, क्योंकि इसका जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। सबसे पहले यह समझना होगा कि आखिर दांव पर लगा क्या था। ये जो भुइयरी और मंझियास भूमि थी ना, ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं थे। अरे नहीं, ये तो आदिवासी समुदायों की पीढ़ियों की विरासत थी, उनकी संस्कृति और उनके होने का सबूत थी। इस मुश्किल हालात से निकलने के लिए एक ऐसा हल निकाला गया जो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी था। एक ऐसी कानूनी शक्ति बनाने का फैसला हुआ जो मानव वक्त में पीछे जाकर इतिहास में हुए अन्याय को पलट सके और जो गलत हुआ उसे सही कर सके। तो चलिए जरा उस दौर में चलते हैं और उस संकट को समझने की कोशिश करते हैं जिसने इतने बड़े और जरूरी कानून को जन्म दिया। जरा सोच कर देखिए कि जिस जमीन पर पुरखे रहते आए वो जमीन आपसे छीन ली जाए और आपके पास अपनी बात कहने के लिए कोई कानूनी रास्ता ही ना हो। बस यही हो रहा था। पीढ़ियों से चले आ रहे जमीनी अधिकार एक एक करके खत्म किए जा रहे थे। और अब एंट्री होती है इस कहानी के हीरो की, जो कोई इंसान नहीं बल्कि एक पद है, विशेष आयुक्त। इस कानून ने एक ऐसा दमदार पद बनाया जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, न्याय को बहाल करना। यहाँ जो बात सचमुच दिलचस्प है वो ये कि आयुक्त का काम कितना साफ साफ बताया गया था। धारा 3 कहती है उनके काम के 3 सीधे सरल स्टेप्स थे। पहला, सारे जमीनी दावों की जांच करो। दूसरा, पता लगाओ कि असली मालिक कौन है। और तीसरा, सीमाएं तय करके फाइनल फैसला सुना दो। कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल सीधा काम। और हां, ये सिर्फ नाम का पद नहीं था। धारा 4 ने तो विशेष आयुक्त को एक कलेक्टर के बराबर की पावर दे दी। इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास भूमि बंदोबस्त से लेकर राजस्व के मामलों तक हर चीज पर कार्रवाई करने का असली अधिकार था। अब देखते हैं कि आयुक्त को वो कौन से खास हथियार या कह लें टूल्स दिए गए थे जिससे वो बीते वक्त में हुए अन्याय को ठीक कर सकते थे। ये नंबर 20 देखने में तो बस एक नंबर है, लेकिन असल में यही इस पूरे कानून की जान था, इसका दिल था। इसी नंबर की वजह से इस कानून में अन्याय को पलटने की असली ताकत आई। तो इस 20 साल का मतलब क्या था? असल में धारा 6 ने विशेष आयुक्त को एक कमाल की शक्ति दी। वो कानून पास होने की तारीख से 20 साल पहले तक के मामलों को खोलकर जांच सकते थे।
मतलब अगर इन 20 सालों में किसी को भी उसकी भूइहरी या मंझीहास जमीन से गलत तरीके से हटाया गया था, तो आयुक्त उसे या उसके वारिसों को वो जमीन वापस दिला सकता था। ये तो सचमुच में टाइम में पीछे जाकर न्याय करने जैसा था। और भविष्य में ऐसा अन्याय दोबारा ना हो, इसके लिए धारा 5 के तहत एक बहुत ही डिटेल्ड रजिस्टर बनाया गया। इसमें सिर्फ जमीन का ब्यौरा नहीं था, बल्कि उसे रखने की क्या शर्तें हैं, कितना लगान देना है, कौन सी सेवाएं जुड़ी हैं और उस जमीन से जुड़े हर छोटे बड़े अधिकार का भी साफ साफ जिक्र था। और ये बात इस पूरी व्यवस्था की आत्मा को जाहिर करती है। ये सिर्फ एक जमीनी हिसाब किताब नहीं था, बल्कि ये तो अधिकारों का एक कानूनी कवच था। एक ऐसा कवच जिसे भविष्य में किसी भी झगड़े के खिलाफ एक मजबूत सबूत की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन देखिए, जब इतनी बड़ी शक्ति दी जाती है तो उसके साथ जिम्मेदारी और सीमाएं भी आती हैं। ये कानून एक तरफा नहीं था, इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस यानी नियंत्रण और संतुलन का भी पूरा इंतजाम था। धारा 12 में एक बड़ा दिलचस्प संतुलन बनाया गया। कुछ मामलों में आयुक्त को असेसरों यानी सलाहकारों की राय लेनी पड़ती थी। उनकी राय को रिकॉर्ड करना तो जरूरी था, लेकिन असली पावर का बैलेंस देखिए। अंतिम फैसला लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ विशेष आयुक्त का था। असेसर सलाह दे सकते थे, फैसला नहीं सुना सकते थे। अच्छा, तो अगर कोई आयुक्त के फैसले से खुश नहीं है तो क्या होता? उसके लिए दो रास्ते थे। पहला था पुनर्विलोकन, जिसकी शक्ति खुद विशेष आयुक्त के ही पास थी, और दूसरा रास्ता था अपील का। धारा 14 के मुताबिक विशेष आयुक्त के आदेश के खिलाफ अपील उनसे ऊंचे अधिकारी यानी डिवीजन के आयुक्त के पास की जा सकती थी। इस कानून में एक और बड़ी अनोखी बात थी। धारा 21 के अनुसार कोई भी वकील या मुख्तार विशेष आयुक्त की सीधी इजाजत के बिना कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकता था। शायद ऐसा इसलिए किया गया ताकि पूरी प्रक्रिया सरल और सीधी रहे और कंट्रोल पूरी तरह से आयुक्त के हाथ में ही बना रहे। तो इस सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? इस कानून की वो कौन सी विरासत है जो आज भी जिंदा है? और यही है इस कानून का सबसे बड़ा योगदान। ये अधिनियम 1908 के उस मशहूर सीएनटी एक्ट की वैचारिक नींव बना, जिसने आगे चलकर आदिवासी भूमि अधिकारों को और भी मजबूत सुरक्षा दी। कह सकते हैं कि ये उस बड़ी इमारत की नींव का पहला और सबसे जरूरी पत्थर था। तो अगर संक्षेप में कहें तो इस कानून ने पहली बार भूइहरी अधिकारों के लिए एक ठोस कानूनी ढाल तैयार की। इसने न सिर्फ उस जमाने के लोगों को इंसाफ दिलाया, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए आदिवासी भूमि से जुड़े न्याय की दिशा भी तय की। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के पास लाकर छोड़ देता है। इतिहास की किताबों में ऐसे और कितने कानून दबे पड़े हैं जिनके बारे में हम शायद जानते भी नहीं, लेकिन जो आज भी हमारे समाज और हमारे हक को पर्दे के पीछे से एक शक्ल दे रहे हैं।